हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर समीक्षा अधिकारी के टेस्ट नंबर 14 के बारे में। आप हमें टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन एकेडमी के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर जीएस और साथ साथ करंट अफेयर की जो प्रिपरेशन है वो भी यहाँ पर लगातार ही कर रहे हैं। दोनों के एमसीक्यू फॉर्म में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहले हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ पर कि वो है कि जेन्स स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस समूह का प्रमुख यहाँ पर चुना गया है। तो वो चुने गए हैं यहाँ पर नाटो के जो महासचिव हैं वो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं और उनके अनुबंध को फिर से 1 साल के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं नाटो के बारे में। तो जो नाटो है यहाँ पर वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी यहाँ पर 4 अप्रैल में इसकी स्थापना की गई 1949 में। 1949 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई। इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम में है। बेल्जियम का एक शहर है ब्रुसेल्स, वहाँ पर इसकी जो है हेड क्वार्टर बनाया गया है। तो इतना ही महत्वपूर्ण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है, डीपीडीपी विधेयक का क्या अर्थ है जिसे हाल ही में ही कैबिनेट ने यहाँ पर मंजूरी दी है। ये जो विधेयक यहाँ पर बनाया गया है ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ताकि जो आपका पर्सनल डाटा है वो कहीं से भी लीक ना हो, उसके लिए यहाँ पर ये बनाया गया है। और पूरा जो विधेयक था उसको मानसून सत्र में जो है पेश करने का मांग जो है वो यहाँ पर लागू हो चुका है। तो डिजिटल जो पर्सनल डाटा है आपका उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है एक्ट यहाँ पर बनाया गया है पूरी तरीके से जो बिल है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके बारे में जानकारी यहाँ पर देता है। तो जानकारी जो यहाँ पर देता है वो देता है समुद्रगुप्त के बारे में। सेंस जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण लेख है और यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्ट यहाँ पर इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, एक फैक्ट तो यहाँ पर यह है कि इस जो शिलालेख है, प्रशस्ति है, इसका जो लेख की रचना किसने की थी। इस जो लेख की रचना की थी वो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन ने जो है इसकी रचना यहाँ पर की थी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर समुद्रगुप्त ने एक उपाधि को भी धारण किया था जो थी यहाँ पर परम भागवत। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाती है। परम भागवत इसकी क्या थी यहाँ पर उपाधि थी, तो वो भी इसने यहाँ पर ग्रहण की थी। एग्ज़ाम में के लिए आपके महत्वपूर्ण है। और हरिसेन ने प्रयाग स्तंभ शिलालेख या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की यहाँ पर रचना की थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, उत्कृष्ट जल सेना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वंश जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो उत्कृष्ट जल सेना थी यानी नौसेना जो थी, उसके लिए सबसे प्रसिद्ध जो था वो था यहाँ पर चोल वंश। चोल वंश ने एक अच्छी खासी अपनी नौसेना यहाँ पर बनाई थी और जितने भी भारत से संबंधित जो देश थे, चाहे वो श्रीलंका हो, सुमात्रा हो, जावा हो, उन सभी पर यहाँ पर चोल राजाओं ने एक अच्छी खासी विजय यहाँ पर प्राप्त की थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो चोल वंश है इसका संस्थापक कौन था, तो इसका जो संस्थापक था वो था यहाँ पर विजयालय। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विजयालय ने इसकी जो है चोल वंश की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपनी आत्मकथा यहाँ पर लिखी है। तो जो आत्मकथा लिखी है यहाँ पर वो लिखी है बाबर और जहांगीर ने। सेंस जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा यहाँ पर लिखी है, इन दोनों ही बादशाहों ने। अगर हम बात करते हैं बाबर ने जो अपनी आत्मकथा थी उसका जो नाम था वो था यहाँ पर बाबर नामा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, वो लिखी थी तुझके जहांगीरी। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि साहिब बेखबर किसे कहा जाता था। तो साहिब बेखबर है, साहिब बेखबर जो है वो बहादुर शाह प्रथम को यहाँ पर कहा जाता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उसकी 1707 में मृत्यु हुई और 1708 में जो है बहादुर शाह सफर जो है यहाँ पर बादशाह बना था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। जापान ने जो पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था वो क्या था यहाँ पर 7 दिसंबर 1941 में। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। 1941 में यहाँ पर आक्रमण किया था और जापान ने अचानक अमेरिका के हवाई जो क्षेत्र है वहाँ पर अमेरिकी नौसेना के पर्ल हार्बर पर हमला किया था और उसके बाद जो है अमेरिका ने एक आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए जापान पर 2 परमाणु बम भी यहाँ पर गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी। तो नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र है उसकी स्थापना की थी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना यहाँ पर की और लखनऊ में उन्होंने यहाँ से प्रकाशित किया था 1938 में। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी, जवाहरलाल नेहरू। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेजों को स्थापित किया गया था। तो वो कौन सा युद्ध था जहाँ पर अंग्रेज जो हैं अधिक स्थापित हुए थे और उन्होंने जो पूरा साम्राज्य है वो यहाँ पर स्थापित किया था। तो वो था यहाँ पर वांडीवास का युद्ध। 1760 में युद्ध हुआ था 22 जनवरी में और इस युद्ध में अब बात करते हैं जो फ्रांसीसी थे वो यहाँ पर पराजित हुए थे और जो ब्रिटिश थे यहाँ पर उन्होंने विजय को प्राप्त किया था और उसके बाद जो है यहाँ पर पूरी प्रभुसत्ता स्थापित की गई थी यहाँ पर अंग्रेजों की। और इस पूरी तरह की निर्णायक लड़ाई थी ये जहाँ पर फ्रांसीसी परास्त हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है। तो भारतीय संविधान की जो व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था है वो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। जब भी संविधान पर कोई संकट स्थापित होता है तो उसकी व्याख्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है, चाहे तो वो संविधान पीठ बनाकर की जाए, जिसमें जो अगर हम बात करते हैं मिनिमम जो जज हैं, मिनिमम जज की जो संख्या यहाँ पर कितनी बताई गई है वो बताई गई है 5 मिनिमम जज जो हैं संविधान पीठ की व्याख्या करने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा के बारे में, तो विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो हैं यहाँ पर 500। अगर ये तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम जो मेंबर है वो 500 होने चाहिए। और जो अगर बात करते हैं हम यहाँ पर मिनिमम जो मेंबर हैं वो यहाँ पर होने चाहिए 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए और 50 से अधिक सदस्य यहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है। कुछ जो राज्य हैं वो अपवाद स्वरूप हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो यूपी है, यूपी में जो विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है पूरे भारत की, यहाँ पर जो आपको मेंबर देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे यहाँ पर 403 मेंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपवाद स्वरूप, कुछ जो ऐसे राज्य हैं जिनकी संख्या 40 से कम है, मतलब 40-60 से कम है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गोवा, तो गोवा की जो विधानसभा हैं उसके कितने मेंबर हैं, उसमें 40 मेंबर हैं। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम में कितने मेंबर हैं, तो यहाँ पर भी 40 मेंबर हैं। ऐसी अगर मैं बात करूँ सिक्किम, और सिक्किम में भी आपके जो हैं 32 मेंबर हैं। यानी ये 3 राज्य अपवाद स्वरूप हैं जहाँ पर मिनिमम जो है क्राइटेरिया वो यहाँ पर नहीं रखा गया है 60 वाला। तो गोवा, मिजोरम और सिक्किम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में कितने हैं, तो उत्तराखंड में कितने हैं, 70 उत्तराखंड में हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर, गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं। गन्ने के जो पौधे में हैं उस जड़ें जो हैं वो झुकाव जड़ें होती हैं। गन्ना भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है और अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक जो उत्पादन यहाँ पर होता है गन्ने का, वो कहाँ पर होता है, तो यूपी में होता है। उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र का स्थान है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, मरगावनी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो ये यहाँ पर है तेलंगाना में। यहाँ से जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए, हैदराबाद ज़िले में स्थित है तेलंगाना के। और यहाँ पर जो जंगली बिल्ली, छिपकली, सांभर, चीतल आदि जो हैं, तेंदुए, किंग कोबरा बहुतायत में यहाँ पर मिलते हैं। तेलंगाना में ये स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सूंडाग्रत कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है यहाँ पर हिंद महासागर में। इससे आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी, हिंद महासागर में ये यहाँ पर मिलता है। इसको अगर हम बात करते हैं, पहले जो है इसको जावा ट्रेस भी यहाँ पर बोलते, जावा गर्त भी यहाँ पर बोलते थे। इसकी जो लंबाई है लगभग वो 3200 किलोमीटर के आसपास है। इतना लंबा यहाँ पर ये है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अपनी विस्तारित फंड सुविधा के अंतर्गत समायोजन प्रक्रिया के साथ किसी देश की सहायता करता है। तो अपनी समायोजन जो प्रक्रिया है उस सुविधा के साथ जो आईएमएफ है वो किसी देश की सहायता यहाँ पर करता है। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। समायोजन प्रक्रिया के तहत किसी भी देश की ये हेल्प यहाँ पर करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो फंड प्रोवाइड करता है किसी भी देश को। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आईएमएफ के बारे में, तो जो आईएमएफ है इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी यहाँ पर 27 दिसंबर 1945 में। 1945 में आईएमएफ की स्थापना की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में यहाँ पर है। वाशिंगटन डीसी में इसका जो है हेडक्वार्टर है और ये अपने मेंबर जो कंट्री है उनको फंड प्रोवाइड करने का काम करता है ताकि वो मॉनेटरी पॉलिसी को अपनी सही तरीके से चला सके, विदेशी व्यापार से जो भुगतान है उसको सही तरीके से कर सके और अपनी आर्थिक उन्नति यहाँ पर कर सके। तो आईएमएफ का यहाँ पर यही काम है, फंड प्रोवाइड करने का। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से गिनी गुणांक किससे संबंधित है। तो जो गिनी गुणांक है वो संबंधित है यहाँ पर संपत्ति के विवरण से। जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। अगर हम बात करते हैं किसी देश का, गिनी गुणांक उस देश के संपत्ति विवरण से संबंधित है और गिनी गुणांक असमानता को यहाँ पर मापता है। यानी एक अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको मेजरमेंट करने का काम यहाँ पर गिनी गुणांक का है। यदि गिनी गुणांक यहाँ पर 0 है तो देश में संपत्ति विवरण समान है और यदि उसका जो है मान 1 है तो संपत्ति विवरण यहाँ पर कुछ असमान होगा, यानी उनमें जो है विसंगतियाँ यहाँ पर होगी। सर्वाधिक गिनी गुणांक यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लेथोसो का है और सबसे कम जो है फिनलैंड का, यानी फिनलैंड में आपको समानता देखने को यहाँ पर मिलती है। तो एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं, एग्ज़ाम में कई बार यहाँ पर इनका मतलब भी पूछा जाता है कि गिनी गुणांक का अगर 0 मतलब है तो वहाँ पर किस तरह की कंडीशन यहाँ पर किसी देश की होगी। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको जो है एक कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं अपने बुकलेट में, अपने नोटबुक में। तो ये अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।